नमस्कार। आज एक सांकेतिक बंद था, टोकन बंद, भारत बंद, जो सुबह 11 बजे से शुरू होकर 3 बजे ख़त्म होना था, हुआ। अब जो दरबारी मीडिया है उसका तो ये कहना हुआ जैसे जैसे आप देखते जाएंगे कार्यक्रम कि ये कामयाब नहीं था या आंशिक रूप से कामयाब था। और जो सोशल मीडिया है उसमें से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत भारी कामयाबी थी। और योगेंद्र यादव हैं, उनका ये कहना है कि एक ऐतिहासिक दिन है, देश ने देखा कि 4 दिन के नोटिस पर भारत बंद बुलाया गया था। लोग कहते थे इतने कम समय में कैसे करोगे। 10,000 जगहों पर पूरे देश में 25 राज्यों में बंद हुआ है। 25 राज्यों में 10,000 जगहों पर भारत बंद कामयाब है, ये कहना है योगेंद्र यादव का। बहरहाल ये भी कहा इन्होंने कि मतलब अमित शाह के साथ जो मीटिंग बुलाई गई है किसानों की, जो इस वक्त रिकॉर्डिंग के वक्त चल रही है, तो उसमें गृह मंत्री को इनपुट ज़रूर मिले होंगे सारी इंटेलिजेंस एजेंसी से, पूरे भारत से। तभी तो जो कल की मीटिंग है, जो शेड्यूल्ड है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बाकियों के साथ, जैसे पीयूष गोयल वगैरह के साथ, बावजूद उसके होम मिनिस्टर मीटिंग बुला रहा है किसान नेताओं के साथ, जो अभी तक चल रही है। इसका क्या मतलब हो सकता है? बहरहाल या तो इनपुट्स ऐसे मिले हैं कि ज़रूरत पड़ी कि आज ही आज मीटिंग बुलाई जाए, जैसे कि सजेशन दिया था, बताया था, संकेत दिया था नेशनल स्पोक्स पर्सन जो भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत, उन्होंने तब कहा था सुबह कि फार्मर लीडर्स विल मीट द होम मिनिस्टर टुडे एट अराउंड 7 PM, करीब 7 बजे गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे। जबकि कृषि मंत्री से मुलाकात कल होनी है, पीयूष गोयल भी उसमें हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं। तो अपने आप में बताता है कि बंद को कितनी गंभीरता से केंद्र सरकार ले रही है कि गृह मंत्री को मीटिंग बुलानी पड़ी है। वैसे जो बंद की डिटेल्स तो खैर आप सबको मिल गई होंगी। हमारे एक दोस्त हैं, अमिताभ पांडे इनका नाम है। ये पंजाब काडर के IAS ऑफिसर रहे हैं और सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस ओहदे से रिटायर हुए हैं। वक्त वक्त पर इन्होंने बेहतरीन काम किया है किसानों को लेकर, खेती किसानी को लेकर। इन्होंने एक पोस्ट लिखी है, मैं कोट करता हूँ। इफ़ द गवर्नमेंट वॉज प्रूडेंट एंड वाइज, अगर सरकार सियानी हो, जो मुझे शक है, इट वुड अग्री टू रिपील, ये इनका ही कहना है, वेरी डाउटफुल दो, इट वुड अग्री टू रिपील द 3 लॉज इंस्टेड ऑफ अग्रीइंग टू अ लीगली गारंटेड MSP। अगर सरकार थोड़ी सियानी हो, दूरदर्शिता रखती हो, तो वो तीनों कानून जो बनाए हैं उनको रद्द कर देगी, बजाय इसके कि MSP गारंटी कर दे। क्यों? अब प्राइस गारंटी डज नॉट मीन गारंटीड प्रोक्योरमेंट। अगर आपने गारंटी दे दी है कीमत की, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने ये गारंटी भी दे दी है कि आपका फसल जो आपकी है वो उठा ली जाएगी, ख़रीद ली जाएगी। गारंटी देना और बात है कि इतना अमाउंट कम से कम ये है, MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, लेकिन इसका मतलब ये कोई कमिटमेंट नहीं है कि हम आपसे ख़रीदेंगे भी। तो इसका मतलब ये है, it only means that whatever anyone buys will be at a minimum price, not that they will necessarily buy all that is produced. इसका मतलब ये है कि जो भी फसल होगी उसको कम से कम समर्थन मूल्य पर ख़रीदा जा सकता है। वो कम से कम समर्थन मूल्य पर होगी, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि ख़रीदी भी जाए। जो भी उगाया गया वो ख़रीदा भी जाए, ये ज़रूरी नहीं। MSP मतलब एक दर, एक कीमत तय करना है, ये कमिटमेंट नहीं है कि वो ख़रीदी भी जाएगी। तो MSP पर ध्यान देने के बजाय अगर तीनों कानून सरकार खारिज कर दे तो बेहतर होगा। क्यों? इनका ये कहना है, काफ़ी लंबी पोस्ट है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ इसका सार। इनका कहना है कि सेंट्रलाइज थिंकिंग इज़ एब्सर्ड एंड हार्मफुल फॉर एन एक्टिविटी एज डिसेंट्रलाइज्ड. Centralized thinking is absurd and harmful for an activity as decentralized as agriculture, and that is why agriculture is a state subject and not a central one. अब केंद्रीकृत सोच जो होती है कि एक अथॉरिटी बैठी है दिल्ली में, पूरे देश की खेती का वो फैसला करेगी, ये अपने आप में बहुत ही बेवकूफ़ाना, बचकाना सोच है। क्यों? क्योंकि जो खेती किसानी है हर इलाके के हिसाब से होती है, वो ही डिसेंट्रलाइज्ड है, वो तो सेंट्रलाइज्ड नहीं है ना। जगह जगह पर अलग अलग चीज़ें उगाई जाती हैं, मौसम के हिसाब से, बरसात के हिसाब से। अब जो मेवाड़ में उगता है, हाँ, वो मारवाड़ में नहीं उगता, राजस्थान के मेवाड़ में हरियाली है,
क्या किसने कहा था ये, हाँ कल जेम्स टॉड ने कहा था, आंवला आंवला मेवाड़, बबूल बबूल मारवाड़। इसी तरह जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, ईस्ट के इलाके हैं, चेरापूंजी हम बचपन से सुनते आए हैं, सबसे ज़्यादा बरसात वहाँ होती है, वहाँ की फसलें और हैं। नीचे हम जाएं दक्षिण भारत, वहाँ की फसलें कुछ और हैं। जब फसलें ही, खेती किसानी ही केंद्रीकृत नहीं है, सेंट्रलाइज्ड नहीं है, डिसेंट्रलाइज्ड है, तो दिल्ली में बैठ के ये जो कुछ चंद लोग सियाने है ना, इसको सेंट्रलाइज्ड बनाएं, ये अपने आप में बेवकूफ़ी है। एमएसपी तय करने का फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा ये है कि आप तीनों जो कानून बनाए हैं उनको निरस्त कर दो। ये खैर उनका मानना है कि एमएसपी, हम मानते हैं कि एमएसपी एक ढाल तो है, एक कवच तो है। बेशक कमिटमेंट नहीं है कि आपका माल, आपकी फसल खरीदी जाएगी, लेकिन एक प्रोविज़न तो है। काम तो आ रहा है कहीं ना कहीं, काफ़ी जगह काम आया है। जहाँ बंद कर दिया गया है वहाँ का हाल आपके सामने है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो और कोई राज्य हो। और जहाँ चलता रहा है वहाँ का भी आप देख सकते हैं। वैसे एक आपको बात बता दें, जो आजकल कहा जा रहा है कि बड़े किसान, सब्सिडी, ये वो, औसत किसान के पास जो ज़मीन है, ये डॉक्टर देवेंद्र शर्मा हैं, ये कृषि विशेषज्ञ हैं, औसत ज़मीन एक किसान के पास 2.5 हेक्टेयर है बस। औसत जो है, जो एक औसत किसान है उसके पास इतनी ज़मीन है। आगे अमिताभ पांडे लिखते हैं, मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ। सेंट्रलाइज्ड थिंकिंग इज एब्सर्ड एंड हार्मफुल फॉर एन एक्टिविटी एज डिसेंट्रलाइज्ड एज एग्रीकल्चर, एंड दैट इज़ वाई एग्रीकल्चर इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट एंड नॉट ए सेंट्रल वन। केंद्रीकृत सोच खेती को लेकर बहुत ही नुकसानदेह गतिविधि है ये, एक्टिविटी है ये, और उस खासकर उस काम के लिए जो खुद ही डिसेंट्रलाइज्ड है। तभी तो जो कृषि है, खेती किसानी है, उसको राज्य का सब्जेक्ट माना गया है, स्टेट सब्जेक्ट है ये। कैन नॉट द कृषि भवन, नीति आयोग, पीएमओ एक्सपर्ट्स गेट दिस सिंपल थिंकिंग इनटू द हेड्स? कृषि भवन, नीति आयोग और प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में, प्रधान सेवक के दफ्तर में बैठे हुए जो पंडित लोग हैं, जो महान, जिनको सब मालूम है, क्या ये छोटी सी बात उनको समझ में नहीं आ सकती? ये कहना है अमिताभ पांडे का। बहरहाल देखते हैं, अमित शाह के साथ मीटिंग हो रही है, आगे क्या दिशा लेता है ये आंदोलन। अब हम बात करेंगे लटेंस जोन की। लटेंस दिल्ली, लटेंस गैंग, एक नया शब्द आया। बहरहाल लटेंस जोन जो है वो एक ऐसी हेरिटेज, हमारी एक ऐसी विरासत है जो कहा जा सकता है कि हमें बताती है कि हम पर अंग्रेज़ों ने भी राज किया था। अब उनकी इमारतें, उनकी बनाई इमारतें गिरा देने से ये तथ्य, ये हकीकत तो ख़त्म नहीं हो जाती ना। कुछ ऐसा रहा है हमारे यहाँ की जो निशानियाँ हों पुराने राज्यों की, वो इमारतों के ज़रिए उनको गिरा दिया जाए। चाहे वो शर्की डायनेस्टी जौनपुर की रही हो, चाहे वो सोमनाथ का मंदिर रहा हो, चाहे वो बाबरी मस्जिद रही हो, और अब लटेंस जोन पर निगाह है। लटेंस जोन में डिमोलिश कुछ नहीं किया जाएगा, ऐसा लोगों का कहना है। तो हमारे यहाँ जीनियस बहुत हैं। मैं भी एनडीएमसी लटेंस जोन का एक वासी हूँ, मेरा दफ्तर वहाँ पर है। बहरहाल तो हमारे यहाँ एडिशन और ऑल्टरेशन का एक कॉन्सेप्ट भी है कि जो पुरानी इमारत है उसमें आप ऐड कर सकते हैं और जोड़ सकते हैं, और उसको आप ऑल्टर भी कर सकते हैं, उसकी शक्ल भी बदल सकते हैं। माने मैंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट देखे हैं, पुरानी इमारत पूरी गिरा दी गई, सिर्फ जो नींव का पत्थर है उसको रखकर उस पर पूरा नया सब कुछ बना दिया गया। तो क्या एडिशन ऑल्टरेशन का रास्ता ढूंढा जाएगा? और जो एक खूबसूरत विस्टा हमारा बना हुआ सेंट्रल विस्टा, उससे छेड़छाड़ क्यों? बहरहाल बहुत साल पहले भी ये बात हुई थी कि इंडिया गेट के साथ जो छोटी सी कैनोपी है, या किंग जॉर्ज की मूर्ति हुआ करती थी, जो अब कॉरोनेशन पार्क जो हमारे बहुत नज़दीक है, बुराड़ी वाला जो ग्राउंड है जो बहुत चर्चा में आया, वहीं पर ही है। अभी सारी मूर्तियाँ अंग्रेज़ों की वहाँ रखी हुई हैं, वहाँ लगी हुई हैं। बहरहाल तो कैनोपी को लेकर, जो इंडिया गेट के साथ कैनोपी है, उसको तोड़ने की बात हो रही थी कि इसको गिराया जाए, ये गुलामी का प्रतीक है। अगर गुलामी का प्रतीक है तो ये तोड़ने से गुलामी, ये हकीकत ख़त्म हो गई कि हम गुलाम थे अंग्रेज़ों के। ये कैसी सोच है? बहरहाल एनडीएमसी बेहतरीन संस्था है, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी, हम जानते हैं, तजुर्बा है हमारा उसके साथ, एनडीएमसी के साथ, और वो कभी भी छेड़ाखानी नहीं होने देती नई दिल्ली से। अभी तक तो वो खामोश है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट अपनी दे दी है कि कोई डिमोलिशन नहीं होगा, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होएगी, ना तोड़फोड़ होगी, ना निर्माण होगा। बावजूद इस 5 नवंबर को जजमेंट रिजर्व थी, बावजूद इसके सरकार ने कहा कि कुछ पेड़ जो हैं वो रीलोकेट किए गए हैं। बहरहाल जो
बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक दिया है कि कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, कोई डिमोलिशन नहीं। सरकार का कहना है पेड़ों को रिलोकेट करने का काम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नक्शे वगैरह पर काम कर सकते हो, भूमि पूजन कर सकते हो। भूमि पूजन सिर्फ एक धर्म की परंपरा है, सबकी नहीं है, और भारत अभी हिंदू राष्ट्र नहीं बना है। तो भूमि पूजन का भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हमें। जैसे हमें ये नहीं समझ में आता कि मतलब 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी और आप नींबू मिर्ची लगा रहे हो उसके आगे। बहरहाल सोच है कुछ लोगों की, ऐसी फ्लॉपी है उनके दिमाग में। तो अनुज श्रीवास्तव हैं जो आर्किटेक्ट हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया था। उनका सीधा साधा ये कहना है कि लैंड इज़ ए स्कैर्स रिसोर्स। ज़मीन जो है वो अपने आप में एक ऐसा संसाधन है जो बहुत कम है, एक ऐसा रिसोर्स है जो बहुत कम है। बट हेरिटेज इज़ इवन मोर वैल्यूएबल सिंस इट कैनॉट बी रीक्लेम्ड और रीबिल्ट। लेकिन जो विरासत होती है वो और भी ज़्यादा मतलब वैल्यूएबल है, हमारे लिए कीमती होती है, क्योंकि ना तो उसको दोबारा से बनाया जा सकता, हाँ, और ना ही उसे मतलब रीक्लेम किया जा सकता है कि यहाँ पर नीचे एक ये था, या यहाँ पर मंदिर बनेगा, या यहाँ पर लोकतंत्र का मंदिर बनेगा। हाँ, तो ये उनका लॉजिक ये था, लैंड इज़ अ स्कैर्स रिसोर्स बट हेरिटेज इज़ इवन मोर वैल्यूएबल सिंस इट कैनॉट बी रीक्लेम्ड एंड रीबिल्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है कि शिलान्यास कर सकते हैं, भूमि पूजन कर सकते हैं, शिलान्यास भी नहीं, भूमि पूजन कर सकते हैं। तो इसका मतलब इन प्रिंसिपल सैद्धांतिक रूप से वो भी सहमत है कि कुछ ना कुछ नया होना चाहिए वहाँ पर। ये कहाँ तक जाएगा, पूरा जो विस्टा है, सेंट्रल विस्टा, जो हमारे इतिहास का एक हिस्सा है, इससे छेड़छाड़ कहाँ तक उचित है, आप भी सोचिए। हमारा तो स्टैंड बड़ा, पोजीशन बहुत क्लियर है, साफ है कि सिर्फ छेड़छाड़ कर देने से, कुछ इमारतें गिरा के कुछ नई बना देने से इतिहास नहीं बदला करते हैं। इतिहास के जो तथ्य हैं, जो हकीकत है, वो बनी रहती है। रोज़ की तरह आज के शो का समापन है कविता से। कविता स्वर्गीय श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। 70 के दशक के जो आखिरी साल थे, सन 76, 77, 78, सर्वेश्वर जी टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग में काम करते थे, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के साथ थे। और शाम को घर जाते वक्त, बंगाली मार्केट में उनका घर था, वो श्रीराम सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर में शाम को चाय के लिए रुकते थे। वहीं पर और भी बहुत से लोग इकट्ठे हुआ करते थे, तब उनसे मुलाकात हुआ करती थी कभी कभी। हम तो बहुत छोटे थे उम्र में। खैर, उनकी कविता है, शीर्षक है भूख। सर्वेश्वर जी कहते हैं, जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है, सुंदर दिखने लगता है। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। झपटता बाज, फन उठाए सांप, दो पैरों पर खड़ी कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी। झपटता बाज, फन उठाए सांप, दो पैरों पर खड़ी कांटों से नन्ही पत्तियां खाती बकरी। दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता, डाल पर उल्टा लटक फल कुतरता तोता, या इन सब की जगह इंसान होता। क्या बात है। दबे पांव झाड़ियों में चलता चीता, डाल पर उल्टा लटक फल कुतरता तोता, या इन सब की जगह आदमी होता। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है, सुंदर दिखने लगता है। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।